हम लोगों ने कल तक निंडरथल मैन के बारे में पढ़ रखा था। आज हम लोग पढ़ेंगे क्रो मैग्नन मैन। समय के साथ सब कुछ डेवलप हो रहा है, ह्यूमन भी डेवलप हुआ था। अभी हम लोग पढ़ेंगे क्रो मैग्नन मैन। क्रो मैग्नन क्रो मैग्नन जो थे वो, इनका एक और नाम था होमोसैपियन। इनको पहला ह्यूमन बोले थे। होमोसैपियन यही थे सबसे पहली बात। ठीक है। इनके बारे में दो तीन बात सबसे इंपॉर्टेंट। ये नियरेस्ट एंसेस्टर ऑफ मैन है। These are the nearest ancestor of man. These are the nearest ancestor of man. And the second point is कि इनका कंट्रीब्यूशन क्या क्या है। तो इनके कंट्रीब्यूशन का अगर हम लोग बात करें, इनके कंट्रीब्यूशन का अगर हम लोग बात करें तो पहला कंट्रीब्यूशन इनका यूज ऑफ ऑर्नामेंट। यूज ऑफ ऑर्नामेंट मतलब पहली बार ऑर्नामेंट्स का यूज। जैसे हम लोग तो आज ऑर्नामेंट्स के फॉर्म में क्या यूज करते हैं बताओ। अभी हम लोग ऑर्नामेंट्स के फॉर्म में क्या यूज करते हैं? पता नहीं। पता नहीं। गोल्ड करते हैं, प्लैटिनम करते हैं, सिल्वर करते हैं। उस वक्त क्या होता था यूज ऑर्नामेंट के फॉर्म में? हड्डी। ये लोग हड्डी पहनते थे, पेड़ का पत्ता पहनते थे, ये सब चीज। अच्छा वो वाला। उनको क्या लगा? नहीं। कंसेप्ट ऑफ डेकोरेशन ऑफ होम। घर को सजाने का काम भी यही शुरू किए। ये बेकार है। ये सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये मिलेगा, लीस्ट इंपॉर्टेंट ये, और ये तो बेकार ही है। ठीक है। इन सभी के बाद आया मॉडर्न मैन। इन सब के बाद कौन आया? मॉडर्न मैन मतलब हम लोग। और हमारे बारे में दो तीन बात कि कब आए थे हम लोग। अबाउट 10,000 ईयर्स एगो। अबाउट 10,000 ईयर्स अगो। एक दो समय पहले नहीं, बहुत समय पहले हम लोग आए हैं। और दूसरा बात, हम लोग डोमेस्टिकेशन स्टार्ट किए थे। स्टार्टेड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। स्टार्टेड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन कौन स्टार्ट किया? मॉडर्न मैन। और फर्स्ट एनिमल टू बी डोमेस्टिकेटेड कौन था बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट एनिमल जो डोमेस्टिकेट हुआ था कौन था? पता नहीं। डॉग। फर्स्ट एनिमल टू बी डोमेस्टिकेटेड वाज डॉग। उसके बाद में काऊ, बफेलो या जो भी मिल्च एनिमल्स थे उनको डोमेस्टिकेशन स्टार्ट किया गया ताकि फूड मिल सके। ठीक है। और यही मॉडर्न मैन था। स्टार्टेड कल्टीवेशन मतलब खेती भी कौन शुरू किया? मॉडर्न मैन। मॉडर्न मैन। अर्ली मैन जो था। हाँ, जिनको हम लोग अर्ली मैन, आदि मानव कह सकते हैं। उसके पहले जो भी लोग हैं वो लोग मैन और चिंपैंजी के बीच का डेवलपमेंटल स्टेजेस है। मॉडर्न मैन वाज द फर्स्ट मैन व्हिच वाज इन टुडेज फॉर्म। ओके, ले लिए इतना स्क्रीनशॉट? ये लिख रही है? हाँ ले लिए। चलो, क्योंकि ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं है ना, इसलिए जल्दी जल्दी हटाएं, टेंशन ही नहीं है। अगला पॉइंट मोर इम्पोर्टेंट। देखो, इंसान बन तो गया बट विद द कल्चरल इवोल्यूशन। कल्चरल इवोल्यूशन हुआ। हम लोग रिलीजन्स में बटे, हम लोग रीजन्स में बटे। जैसे अभी हम लोग का दो तीन रिलीजन हो सकता है, एक तो इंडियन और एक अपना जो रिलीजन ओरिजिनल वाला है वो अलग। तो अगर हम रीजन वाइज देखें तो इंडियन हो गए, ऑस्ट्रेलियन हो गए, अमेरिकन हो गए, जापानीज हो गए, है ना। तो ये हो गया रीजन वाइज। तो इस तरह का भी इवोल्यूशन हुआ कि हम लोग रीजन में बंटना शुरू हुए, अलग अलग जगह पर रहने लगे और अलग अलग रीजन से खुद को जोड़ लिए। और दूसरा रिलीजन वाइज इवोल्यूशन हुआ कि नहीं, हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम, हम क्रिश्चियन हैं, हम जैन हैं, हम पारसी हैं, इस तरह से। तो जब इस तरह का रिलीजन होना तैयार हुआ और जब रीजन स्टार्ट हुआ तो कई बार दो तीन तरीके से हुआ। एक तो जैसे जो मान लो ऑस्ट्रेलिया में है, हर तरफ से पानी से घिरा हुआ है, वो कहीं बाहर आ सकता है? आ ही नहीं सकता। तो वहां का लोग वहीं रुक गया। अच्छा, अब मान लो जो एशिया है, एशिया जो हम लोग हैं, यहाँ पे चूंकि लैंड मास बहुत बड़ा है तो हम लोग एक साथ तो हैं। तो रीजन वाइज तो बटे ही, साथ में रिलीजन वाइज भी बट गए। जो एक रीजन के थे वो एक साथ रहने लगे, एक साथ जमा हो गए।
तो पूरा अरब साइड पूरा हो गया आपका, तैयार हो गया एक इस्लाम रिलीजन वाला बेल्ट। चाइना साइड तैयार हो गया बुद्धिस्ट वाला बेल्ट। इंडिया तो यहाँ ऑलमोस्ट सब है, बट हिंदुइज्म इंडिया और नेपाल में ज्यादा है ना। तो इस तरह से रीजन वाइज भी हुआ और रिलीजन वाइज भी हुए। तो विद द कल्चरल इवोल्यूशन, modern man get scattered modern man get scattered in different part of world, in different part of world as various races, as various race। हमारा रेस अलग अलग हो गया, अभी भी स्पीसीज सेम ही है, हम भी ह्यूमन है, तुम भी ह्यूमन हो, ऑस्ट्रेलियन भी ह्यूमन है, जापानीज भी ह्यूमन है, अमेरिकन भी ह्यूमन है, अफ्रीकन भी ह्यूमन है, ह्यूमन सब है, बट हमारा रेस डिफरेंट हो रहा है। कम से कम इंडिया वाले बेल्ट में तो रिलीजन कुछ भी हो, रेस सेम ही ऑलमोस्ट, बट दूर दूर जाने पर, जैसे हम अपना और अफ्रीकन का बात करें, हाईली डिफरेंस, हाइट ज्यादा, स्किन कलर, बहुत बॉडी का बनावट मैस्कुलिन उन लोगों में, मतलब या मैस्कुलिन नहीं बोलेंगे, मैस्कुलिन फेमिनिन, टफनेस बोल सकते हो, टफनेस ज्यादा है बॉडी में, ज्यादा रफ बॉडी है। ये रेस में डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। अभी तक स्पीसीज नहीं बदला है, हो सकता है समय के साथ स्पीसीज भी बदले। तो अब हम लोग अलग अलग जगह के रेस को अलग अलग नाम दिए हैं। नेटिव ऑफ एशिया या अफ्रीका बोलते हैं, नेटिव ऑफ अफ्रीका, जो अफ्रीका में रहता है उनको हम लोग स्पेशल नाम दिए हुए नेग्रो। तो हम लोग क्या है, हम लोग एशियन, हम लोग क्या है बताओ? हम लोग मंगोल्स हैं, मंगोलियन। और एक बात यहाँ से याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे प्लेस ऑफ ओरिजिन, इसको पहले मिटा दें, थोड़ा गंदा हो। प्लेस ऑफ अफ्रीका ओरिजिन ऑफ ह्यूमन, हाँ पता बिल्कुल है। अफ्रीका। अगर ऑप्शन में अफ्रीका नहीं रहे तो एशिया ले सकते हैं, अगर ऑप्शन में अफ्रीका नहीं रहे तो। उसी तरह नेटिव ऑफ यूरोप, लंदन वाला जो भी है, काउकाकॉइड्स बोलते हैं। नेटिव ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलोइड्स। यहाँ और डिटेल में होगा, नेटिव ऑफ अफ्रीका एंड रिलेटेड आइलैंड। अफ्रीका के आसपास जैसे न्यूजीलैंड, ये सब ऑस्ट्रेलिया के आसपास, न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड तो एकदम उधर हो गया, एंड रिलेटेड आइलैंड, जो भी वहाँ पे आइलैंड्स हैं। उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया के बाद आएगा नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, अमेरिका इनको बोलते हैं वेस्ट इंडियन। नोटिस भी किया होगा, बोलते हैं वेस्ट इंडीज तो कंट्री ही है, इतना याद रखना। मेन इंपॉर्टेंट ये है, ये है, ये है, बस, ठीक है। हम लोग क्या हैं तो ये याद रखना है, मंगोल या मंगोलॉइड्स। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट में। ले लिए। अभी आपको एक नया ही स्क्रीन दिख रहा होगा, दिख रहा है? हाँ। हम इसको पढ़ रहे हैं और साथ में समझा भी रहे हैं, देखो एनसीईआरटी है, देखो यहाँ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कैसे बनाता है, ये हम लोग पढ़ चुके थे ह्यूमन इवोल्यूशन में, है ना, स्टार्टिंग में ही। अब हम सिंगल सेल से मल्टी सेलुलर कैसे बना ये भी पढ़ चुके थे, अब हम उससे आगे पढ़ेंगे। By the time of 500 million years ago, invertebrates were formed and active. मिला? Next point. Jawless fish probably evolved around 350 million years ago. ये important है। Jawless fish मतलब मछली जो कि जिसमें जॉ नहीं था, एग ना था, याद आ रहा है?
11th में हम लोग पढ़े थे एनिमल किंगडम में एग्नाथा, एक ऐसा ग्रुप जिसके पास जॉ नहीं है, जिसमें माइग्जिन ये सब आया था। तो जॉलेस फिश इवॉल्व हुआ था 350 मिलियन ईयर्स अगो। Seaweeds and few plant existed probably about 320 million years ago. जाहिर सा बात है, प्लांट पहले से था, एनिमल बाद में आया। उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे ऑर्गेनिज्म जो लैंड पे इन्वेड किए वो प्लांट ही थे। स्टार्टिंग में लाइफ स्टार्ट कहाँ हुआ? वाटर में, पहले सिंगल सेल ये वो करते करते फाइनली प्लांट बना। फिर जो पहला लाइफ फॉर्म जो कि लैंड पे आया वो कुछ और नहीं था, क्या था? प्लांट था। और उसके बाद क्या हुआ कि एनिमल उसके बाद आना शुरू हुआ। देखो बहुत ही अच्छे से बताया है कि fish with stout and strong fins could move on land and go back to water. वैसा मछली जो कि जमीन पे रह सकता है और मतलब पानी में रहता है और जमीन पे भी आ सकता है, वैसा मछली पहली बार लैंड पे आया होगा। देखो रुको हम इसको दिखाते हैं जरा, तुम एक सेकंड रुको। It has produced the largest. Scientists big larynx and the active from defies example that are visible. They were shaped rather like the wings of an fish. Have you get skeleton pressure? A skeleton by the water today. देखो इवोल्यूशन कैसे हुआ वो देखो। From their simple origins over 500 million years ago, the sharks and bony fish diversified to dominate every underwater environment on Earth. देखो टाइम स्केल There are देखो, over 35,000 species alive today. The strong inner bony support to the body had evolved in water, but it would prove most spectacularly successful in a completely new environment. For most of the Earth's history until now, the land had been empty and barren. देखो अभी इसके कहने का मतलब ये था कि अभी तक में जब से इवोल्यूशन हुआ तब से जमीन जो था वो खाली था, एम्प्टी एंड बैरन, खाली था, सूखा था। अभी देखना But around 450 million years ago, 450 मिलियन ईयर से को अभी जो लिखे, first plants, then worms, and then the ancestors of insects began to colonize. सबसे पहले प्लांट, फिर और भी एनिमल और फिर इंसेक्ट का भी एंसेस्टर इसको कोलोनाइज करना शुरू किया। अभी हम लोग एनसीईआरटी में पढ़े 450 मिलियन ईयर से को लैंड पे आया था प्लांट। अभी देखो Here were rich pickings for any vertebrate that could reach them. The stage was set for one of the most astonishing leaps in evolutionary history. The vertebrates move onto land. वर्टिब्रेट लैंड पे मूव किया। अभी हम लोग जो एनसीईआरटी में पढ़े हम उसको वापस एक बार फोकस करते हैं, उसके बाद फिर से देखेंगे इसको। देखो ध्यान से क्या पढ़े हम लोग, फिश विद स्टाउट एंड स्ट्रॉन्ग फिन्स कुड मूव ऑन लैंड एंड गो बैक ऑन वाटर। मतलब लाइफ तो पानी में ही है अभी भी, लेकिन कुछ फिश ऐसी थी जो जमीन पे आ रही थी, थोड़ा मुझे घूमी और फिर वापस चली गई। देख रही है नहीं देख रही? ठीक है आगे। अब देखो यहाँ पे तो 350 मिलियन ईयर्स अगो। तो ये फिश का बात हो रहा है, 450 में लाइफ आया था। 450 देखो कहाँ गया, 450 में प्लांट आया था, ये एनसीईआरटी में नहीं है। 350 में ये जॉलेस फिश का बात किया है, 450 में प्लांट आया था, जो बोला अभी 450 में प्लांट। देखना आगे। But to achieve this remarkable feat, they would need to make a major modification. To move around on land without the support of water, these fish needed a way to lift their bodies up
from the surface of the ground. They needed limbs. Scientists have recently found the earliest evidence for this key moment in Eastern Europe. Zahelmia, Poland. Once a quarry for building stone, today this is a hugely significant fossil site. But paleontologist Per Alberg and his team aren't looking for bodies. They're looking for the marks the bodies left behind. देख रहे हो, ऐसा ही होता है फॉसिल, वो निशान जो बॉडी छोड़ा है। और पैलेंटोलॉजिस्ट अभी बोला, पैलेंटोलॉजिस्ट वही है जो फॉसिल का स्टडी करे। देखो आगे देखो, 393 million years ago, this was the soft, muddy floor of a tropical lagoon. You can still see mud cracks here from an episode when the lagoon dried out and the mud all flaked up. Over millions of years, the mud solidified into layers of rock, which were then tilted by movements in the Earth's crust. By carefully exposing each layer, Per and his team have been able to uncover a series of intriguing tracks. There are three big dimples in the rock. There's one here, one here, and one down by my feet. देखे These are not erosional hollows. It's not like the rock has been scooped away. Something's been pressed into the surface of the mud while it was still. मतलब कुछ है जो यहाँ दबाया गया है इस मड में। देखो यही बोल रहा है कि पहले ये कीचड़ था जो कि समय के साथ साथ चेंज होकर रॉक, सॉलिड रॉक में कन्वर्ट हो चुका है। हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में, 6th में पढ़े होंगे, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंट्री रॉक। तो दिस इज अ मेटामॉर्फिक रॉक in which the mud solidified to form a rock in million of years. आगे देखो। Soft. You can see that from the internal texture here, but also from the fact that you've got a slightly raised rim around the edge where the mud has been displaced. देखो यहाँ पे एक और बात है, अगर तुम सिर्फ गोल होते तो तुम्हारा जैसे मान लो सांप गोल होता है तो उसको अगर हम कीचड़ पे दबाएंगे तो जहां सिर्फ गड्ढा बनेगा, बट यहाँ पे क्या है कि गड्ढा तो है बट साइड में थोड़ा सा ऊंचा है, रिज भी बना है। मतलब ये कोई से हाथ से दबाया तो दबाने से यहाँ दबाएंगे उतना कीचड़ ऊपर उठेगा दोनों साइड से ऐसे, जिससे ये साबित हुआ कि यहाँ कुछ लिम्स मतलब हाथ या पैर टाइप का भी चीज था। आगे। So a large heavy animal, presumably a vertebrate of some sort, pushed an appendage into the mud here once, twice, 3 times in succession. वापस देखो क्या बोला, अभी बोला कि इतना गड्ढा जो बना, इससे एक बात तो तय है कि कोई किसी तरह का वर्टिब्रेट ही जो रहा होगा भारी, वो अपना अपेंडेज, अपेंडेज मतलब हाथ या पैर 1, 2 और 3 बार दबाया होगा। और अब ये वर्टिब्रेट कैसा होगा नहीं पता, वर्टिब्रेट ऑफ सम सॉर्ट बोला, किसी तरह का वर्टिब्रेट ही। अब देखो The marks suggest a creature floating and pushing itself around in the shallows. अब देखना, But Per and his team have found a more detailed set of prints that show an animal doing something even more radical. अब देखो डिटेल में देखने पे क्या मिला। This is one of the most important specimens from the entire site, and the reason for that is the pattern that these prints make. You can see easily, I think, that they make pairs, one in front of another, in this kind of diagonal arrangement. देख रहे हो, In order to हाथ be की able तरह to का ऐसा, produce this, ऐसा, you need to ऐसा, have ऐसा, समझ रहे limbs हो? that stick out to the side, and which can be swung forwards and backwards rather freely while you're flexing your body from side to side. Then मतलब ये कि अगर हम सांप की तरह होते तो ऐसे मूव कर रहे होते फ्लेक्सिबली, बट अगर हम ऐसे 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 चल रहे हैं मतलब मेरे पास हाथ का डेवलपमेंट हो चुका है ना। तो ये इवोल्यूशन का बहुत बड़ा पॉइंट था जहां पे यू फाउंड समथिंग लाइक अ हैंड। आगे can generate this kind of pattern. A fish crawling trace would not look like this. कि सिर्फ मछली जो यहाँ से गुजर जाए Another फिसल के, extraordinary slab उससे has पता नहीं even चलेगा। preserved the imprint of what Per believes is a fully formed foot, complete with. देख रहे हो, उसके अलावा एक और ऐसा मिला जो तो साफ साफ देखने पे लग रहा है कि पूरा पूरा हाथ ही बन गया या पैर ही बन गया। देख रहे हो 5 उंगली वर्टिब्रेट का फीचर है जैसा कि हमारा है, तो ये पक्का कोई वर्टिब्रेट का होगा। आगे Toes.
देख रहे हो? So, how did the vertebrates make this astonishing transition from fish swimming to animals with 4 legs walking on land? In search of clues, I'm heading to London and the Natural History Museum, home to the largest collection of plant and animal specimens in the world. I'm here to see the remains of an ancient creature once hailed as a missing link that would answer such questions. This is a type of bony fish called a coelacanth. Its fossilized skeletons have been found in rocks even देख रहे हो फॉसिल? देख रहे हो उसका पूरा हड्डी कैसा है? ये बोनी फिश है। देखो फिश का माउथ, ये उसका फिन, और ये भी उसका फिन है। और ध्यान से देखो तो ये रॉक में से दब गया, और दबने के बाद इसका पूरा मांस हट गया। ये जो तुमको दिख रहा है, ये तुमको लग रहा है कि इसका हड्डी है, बट नहीं, ये उसका हड्डी नहीं है। हड्डी भी हटा और वहां पे कोई सैंड या कोई और एलिमेंट डिपॉजिट होता चला गया है। आगे तो उसको उठा के कैसे लाया गया? देख रहे हो, पूरा उठा के थोड़ा लाया गया, ये तो पूरा रॉक के साथ है। देखो रॉक के साथ है, देखो सिर्फ हड्डी नहीं निकला है, रॉक के साथ है। आगे even older than those in Poland. Its fins have an intriguing feature not seen in other kinds of fish. Their base is a rounded, fleshy stump that looks tantalizingly like the beginnings of a leg. लेग की तरह दिख रहा पहली बार कुछ। So scientists thought that this might well be the ancestor of all land-living vertebrates. And then a sensation. A living coelacanth was hauled up from the depths of the Indian Ocean. याद करो ये क्या है? याद आ रहा है क्या है? ये क्या है? यही है कोइलिकैंथ। याद करो, लिविंग फॉसिल में अभी तो पढ़े। लंगफिश याद आया? यही है लंगफिश। साइंटिफिक नेम इज कोइलिकैंथ। देख रहे हो? आगे देखो। And the museum has acquired several of them. Latimeria. Here, हाँ, लैटिमेरिया, उसी का एक और नाम है कोइलिकैंथ। baby coelacanth. देखो The coelacanth female म्यूजियम में retains the था। egg in her body until it's fully developed. There's its yolk sac, and here's its fin. And you can see this fleshy base to it here, and then its fin rays. Question is, was that strong enough to enable a fish like this to haul itself out of the water and up onto land? क्वेश्चन देखो क्या पूछा, बोला कि क्या ये जो फिन आपको दिख रहा है, लगता है कि इसमें इतना ताकत है कि इस मछली को पानी के बाहर भी ले जा सकता है, और अब जमीन पे क्योंकि चलने के लिए आपको हाथ के बल पे खड़ा रहना पड़ेगा। हम लोग जब चलते हैं या कोई जानवर, मान लो डॉग चल रहा है, तो उसका स्टमक जमीन में सट थोड़ा ना रहा होता, वो तो ऊपर होता है। मतलब उसके पैर और हाथ में इतना ताकत हो कि उसके बॉडी को जमीन के ऊपर होल्ड करके रख सके। इसका जवाब देखो, देखो ये है कोइलिकैंथ। Now, living coelacanths have been filmed in the depths of the sea. Its fleshy, muscular fins do certainly help it to maneuver its 5-foot-long body. 5 फीट का होता है ये। There is even the hint of a walking pattern. देखो देखो वॉकिंग But पैटर्न मिला। detailed analysis has revealed that their fins are still a long way from being legs. The ancient coelacanth marked a crucial early stage in that transition, but some characteristics ruled it out as a direct ancestor of the land vertebrates. All land-living backboned animals have limbs which have a basic, similar bone structure. There is one bone at the top, then there are 2 bones and a group of bones followed with digits. And the coelacanths didn't have that structure. मतलब कि कोइलिकैंथ या लैटिमेरिया में वो स्ट्रक्चर नहीं था, इससे ये बात साबित हुआ कि नहीं, ये हमारा एंसेस्टर नहीं है। लेकिन हाँ, उसके पास कुछ पैटर्न आना शुरू हो गया था। आगे Recently, another fossil discovery was made. एक और फॉसिल मिला था, देखो कौन सा। Ellesmere Island lies in the icy waters between northern Canada and Greenland.
A team of American paleontologists who shot this footage believed that the rocks here were deposited in the right sort of environment for the vertebrates' move to land. We learned about a sequence of rocks that formed in ancient stream systems. And our hypothesis was that it was in those sorts of environments where limbs were being favored over fins. The arrival of plants on land had stimulated a surge in life in and around freshwater swamps. And this created new opportunities for the fish that lived here. One of the niches that was being developed at that time was for shallow water predators. You know, which fish could find other fish that were living in the shallows, the swamps, the productive ecosystems that were just starting to appear on Earth at that time. Ted Deschler and his colleagues believed that limb-like fins could have helped a fish to hunt in this kind of environment. And then, on the slopes of a barren valley, they made a thrilling discovery. This was the fossil that got us really excited. We couldn't have dreamed actually that we would find something as well preserved as this one. देख रहे हो, देखो कितना अच्छे से प्रिजर्व्ड है, देखो ये पूरा पूरा फिश है, देख रहे हो, पूरा उसका जो फिन्स है वो फिन्स हटा, उसके बदले रॉक जाके डिपोजिशन है. Up the front 2/3 or half of the body, as you can see, a very complete skull and a large piece of the body, including parts of the fin. देख रहे हो, फिन भी है. The team found features that matched the profile of a shallow water predator. Eyes placed on the top of a flattened head. And ranks of sharp teeth. देखो teeth भी है. They gave it a local Inuit name, Tiktaalik. अभी देखना एनिमेशन देखना इसके बाद We आएगा. can now work out from its bones how Tiktaalik moved around in those swamps and shallows. देखो In deep water, it must have swum like any other fish. But further examination of its bones showed that it could also move its body in a far more radical way. One of the really amazing aspects of Tiktaalik that we've noticed is this evolution of the neck. There was not a rigid connection between the skull and the rest of the body. Tiktaalik is the first vertebrate we see that has freed up the neck. And when you think about it, all limbed animals, including ourselves, would not be able to move our head independently of our shoulders if it were not for these innovations that were occurring in a form like Tiktaalik. A flexible neck allowed Tiktaalik to point its jaws at its prey when space was too cramped to maneuver its whole body. But it was the fins that provided the team with the most exciting evidence. Behind the spiny rays, there were lobe-like stumps like those of the coelacanth. But Tiktaalik's bones revealed a pattern that was much closer to the basic structure of limbs. We learned a lot about the fin of Tiktaalik from this specimen. Now, this is a cast of all the different bones that we found in association, including the shoulder girdle. और फिर यहाँ देखो उंगली का ये निशान. Fin skeleton from the front fin. So I'm a lobe fin fish. Here is my front fin, call it a limb now, but here is Tiktaalik's front fin. We've got a shoulder joint. And it's very important that there's a shoulder joint which is oriented a little bit laterally, a little bit down in Tiktaalik. Very different from an animal that's just swimming with its fin and paddling along. This fin seemed to be oriented beneath the body. So this is the humerus. We all have a humerus. That's the first bone
in the front मिला? appendage. फिर देखो दो, We यहाँ have दो, a ulna and a radius. देखा मिला? So और फिर ये all limbed animals have an ulna and radius. We have some wrist bones. We actually Wrist then bone have ये? something that's like a wrist देखो could bend together and allow this fin to sit down and to contact the surface with a surface area. And so when we see all of these features, we see a structure which is very much like our limbs. So here is a fish using its fin in a very limb-like way. देखो देखो Tiktaalik heavy-duty fin देखा? still helped it to swim. But if it hit the shallows, the bones and joints would help to If it gets a shallow, मतलब अगर पानी बहुत कम है तो देखो तैर तो नहीं पाएगी, वो देखो उससे उछल रही है, push itself up and punt around. देखे? But this new limb didn't just help mobility in the water. अब देखो पहली बार पानी से बाहर आए, It became the driving force behind one of the most spectacular events in evolutionary history. The arrival of the first vertebrate animals देखो on देखना land. देखो कहने का मतलब कि फेस जिसके पास स्नाउट थोड़ा स्ट्रॉन्गर था, लेंस था, वो पहली बार जमीन पे आया, जमीन पे चला और फिर पानी में लौट गया, देख ली? यही संघर्ष में इतना देर से हो रहा था। चलो तो लगता है कुछ ज्यादा ही समझ में आ गया नहीं? हमको भेजिएगा ना इसका लिंक, देखेंगे। यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं हो सकता है, टेलीग्राम पे भेज सकते हो, टेलीग्राम पे बोलना तो भेज। कुछ ज्यादा ही अच्छा लग गया। हाँ बहुत मजा आया। समझ में आ रहा, सबसे बड़ा बात है समझ में आया कि कैसे फिश चेंज हो गया। नहीं तो देखो फिश विद स्ट्रॉन्ग फिन्स कुड मूव ऑन लैंड एंड गो बैक टू वाटर। और फिश जिसके पास स्टाउट और स्ट्रॉन्ग फिन था वो लैंड पे आया और वापस पानी में लौट गया। इट वाज अबाउट 350 मिलियन ईयर्स अगो एंड 1938 में एक फिश मिली थी साउथ अफ्रीका पे, इनको बोले कोयली कैन, तभी बोले लैटिमेरिया उसी का नाम है, अभी बोले इसी को लंगफिश भी बोलते हैं और अभी हम लोग उसको देखे भी, देखे ना, which was thought to be extinct, जिसको लगता था कि खत्म हो चुका, वहां भी बोला था कि बाद में एक अचानक से इंडियन ओशन में मिला, साउथ अफ्रीका के कोस्ट में मिला। These animals are called low fins, evolved into the first amphibians। यही फिश पहली बार, देखो अभी जो मछली जमीन पे आई, जाहिर सी बात है यही वो मछली होगी जो पहली बार एम्फीबियन में कन्वर्ट हुई होगी, that lived on both land and water। Amphibians evolved into reptile that lay thick shelled eggs which do not dry up in the sun, unlike those of amphibians। Again we only see their modern day descendants in turtle, tortoise and crocodiles। अच्छा रुको, अब काम ज्यादा हो आगे बढ़े उससे पहले हम चाहते हैं कि जो डायग्राम दिखाना था वो देखो। अगर तुम ध्यान से देखो तो देखो यहाँ पे जो तुमको दिख रहा है यह है पीरियड, क्वाटरनरी पीरियड, डेवोनियन पीरियड, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, ट्राइजेक, जुरासिक, क्रेटेरियस, टर्शरी, क्वाटरनरी। और जो तुमको ये वाला चीज दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं क्या? इरा। कौन सा इरा? पैलाजोइक। कौन सा इरा? मेसोजोइक। कौन सा इरा? सेनोजोइक। अभी तक के टोटल लाइफ फॉर्म को 3 इरा में डिवाइड किए हैं, पैलाजोइक, मेसोजोइक और सेनोजोइक। और दूसरा बात कि इतने सारे पीरियड्स हैं हमारे पास। ध्यान से तो देने वाला बात है वो ये कि जिनको ये सब सर्टेरियस मतलब मेसोजोइक एरिया का चीज है, मेसोजोइक एरिया का चीज है। सबसे पहला क्या कहते हैं एंजियोस्पर्म्स या मोनोकॉट, ये सब कब आया है? सिनोजोइक। और सबसे ध्यान से देखना है वो ये बात कि देखो डाइकॉट पहले आया है और मोनोकॉट
बाद में बाद में जो आता है अक्सर वो ज्यादा एडवांस होता है। मतलब ज्यादा एडवांस कौन है? मोनोकॉट। मोर एडवांस याद रहेगा। चलिए यहाँ पे और ज्यादा कुछ याद नहीं करना है, अब इधर याद करना है। यहाँ बहुत कुछ है याद करने के लिए। सबसे लेकिन पहला, मॉर्फोलॉजी में तो पढ़े थे डाइकॉट ज्यादा एडवांस। नहीं नहीं नहीं, मोनोकॉट। डाइकॉट में ज्यादा फीचर आपको लगता है एडवांस वाला, बट है मोनोकॉट। यहाँ ध्यान से देखना, सबसे अर्ली रेप्टाइल्स का एक्सटिंक्शन कब हुआ, किस पीरियड में? कार्बोनिफेरस। उसके बाद देखो डायनासोर एक्सटिंक्ट किस पीरियड में हुआ? इसी में टर्सरी पीरियड। टर्सरी पीरियड, डायनासोर वाज एक्सटिंक्ट इन टर्सरी पीरियड। और क्वाटरनरी पीरियड के बाद बाकी रेप्टाइल, मैमल, लिजर्ड, क्रोकोडाइल ये सब इवॉल्व हुए। आपको यहाँ से इंपॉर्टेंट ये याद रखना है, डायनासोर एक्सटिंक्ट कब हुआ? टर्सरी पीरियड में। टर्शियरी पीरियड चलिए बात के को और बाद आगे हम लेकर लोग जाते हैं। हाँ, अब बात को और आगे लेकर जाते हैं। giant ferns, टेडोफाइट were present but they were all fell to form coal। हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं, कोल का फॉर्मेशन टेडोफाइट से हुआ है। Some of these land reptiles went back into water and evolved into fish-like reptiles probably 200 million years ago, जिसका नाम क्या था? इक्थेयोसोरस। ये एक तरह का डायनासोर था। अगर आप जुरासिक पार्क देखे हैं कभी, तो वहां पे आप देखे होंगे कि कुछ डायनासोर पानी वाला था। है ये कहाँ है ये मतलब? ये पार्क अरे हम मूवी का नाम बोल इंडिया रहे हैं। में। कहीं ये अच्छा पार्क नहीं है, ये मूवी भी भेज देंगे, देख लेना। डायनासोर के बारे में अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा। तो जुरासिक पार्क अगर कभी देखे होगे तो जाहिर सा बात है ना, फिश से एवब होता है रेप्टाइल। मतलब कुछ फिश वापस पानी में लौटा एम्फीबियन, तो वो बाद में रेप्टाइल पानी में भी आया और वो बहुत बड़ा डायनासोर था, इक्थेयोसोरस, ऑलमोस्ट वन ऑफ द बिगेस्ट। द लैंड रेप्टाइल्स ऑफ कोर्स वेयर डायनासोर द लार्जेस्ट। कौन थे उनमें से? जो मूवी भेजेंगे उसमें ये भी देख लेना, उसका हाइट कितना? 20 फीट। मतलब तुम्हारे हाइट के 4 गुना बड़ा, सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर इतना। और वो बहुत ही खतरनाक डायनासोर था। हैड ह्यूज फियरसम ड्रैगर लाइक टीथ। दांत था, लग रहा था कि कुल्हाड़ी है, इतना बड़ा बड़ा दांत। और अबाउट ऑलमोस्ट 65 मिलियन ईयर्स अगो द डायनासोर सडनली डिसअपीयर्ड फ्रॉम द अर्थ। अचानक से खत्म हो गया। हमको ट्रू रीजन नहीं पता। कुछ बोलते हैं कि क्लाइमेटिक चेंज की वजह से, जबकि कुछ बोलते हैं कि मोस्ट ऑफ देम इवॉल्व इनटू बर्ड्स। हम बोले थे ना, बर्ड्स आर ग्लोरिफाइड रेप्टाइल्स, एक लाइन था, याद आ रहा है? बर्ड्स आर ग्लोरिफाइड रेप्टाइल्स, बिल्कुल। आगे, द ट्रथ में लाइव इन बिटवीन। हो सकता है कि ट्रथ इन दोनों में से दोनों के बीच में हो, ना रेप्टाइल ना बर्ड, कुछ और ही बन गया। तो खैर कोई नहीं, स्मॉल साइज रेप्टाइल उस समय का आज भी एग्जिस्ट करता है। फर्स्ट मैमल कौन थे? तो दे वर सीरियोलाइट। उनका फॉसिल स्मॉल साइज का होता है। मैमल विविपेरस थे एंड प्रोटेक्टेड देयर अनबॉर्न बॉडी इनसाइड देयर मदर्स बॉडी। राइट, सा बात है। आज भी हमारा जो भी फीमेल है हमारे स्पीशीज में, वो फीटस को 9 मंथ तक अपने बॉडी के अंदर प्रोटेक्ट करते हैं, जब तक कि वो मैच्योर ना हो जाए। मैमल्स वर मोर इंटेलिजेंट इन सेंसिंग एंड अवॉइडिंग द डेंजर एट लीस्ट। हम लोग खतरा को पहचान सकते हैं और अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। जब रेप्टाइल खत्म हुए तो इस दुनिया पे हावी कौन हो गया? मैमल, हम लोग। सम देयर वेर साउथ अफ्रीका मैमल रिजेंबलिंग हॉर्स। अभी बोले हॉर्स का कहाँ था ओरिजिन, प्लेस ऑफ ओरिजिन? साउथ अमेरिका में। फिर हिपोपोटामस, बियर, रैबिट। अच्छा, ड्यू टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ये हम सब लोग जानते हैं कि नॉर्थ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका नहीं, साउथ अमेरिका नहीं, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। साउथ अमेरिका में रिजेंबलिंग हॉर्स है, पहली बार मिला था नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, खैर कोई नहीं। कंटिनेंटल ड्रिफ्ट आप लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे कि भूकंप कैसे आता है, तो उसके बारे में बेसिक आपको आइडिया होगा कि भूकंप आता है क्योंकि दो कॉन्टिनेंट का जो टेक्टोनिक प्लेट्स होता है वो आपस में टकराता है, टकराने के बाद दूर जाता है ना। तो उसी का हम लोग बात कर रहे हैं
कि कॉन्टिनेंटल हाँ। ड्रिफ्ट की वजह से साउथ अफ्रीका ज्वाइंड नॉर्थ अमेरिका। अब इन दोनों का जो एनिमल था वो एक दूसरे पे टकराया, जो एनिमल्स ऑफ ओवररिडन बाय नॉर्थ अमेरिकन फौना। Some due to some same continental drift, paused animal of Australian survived because of lack of competition from any other animal। देखो जाहिर सा बात है, जो यूथ एरिया है वो मेटाथेरिया से ज्यादा डेवलप है। और हम सब लोग पढ़े थे, जब पढ़ रहे थे तो इवोल्यूशन वाला ये चैप्टर, कि ऑलमोस्ट हर तरह के मार्सुपियल के लिए कोई ना कोई एनालॉगस मैमल है ना। जैसे नंब कैट का बताए थे, उल्फ का, तस्मानियन उल्फ। जो यूथ एरिया है वो हर तरीके से मेटाथेरिया से डेवलप्ड है, बट फिर भी मेटाथेरिया आज भी एग्जिस्ट करता है। क्यों? क्योंकि उनके पास कंपटीशन नहीं है, क्योंकि वो अलग हो गए इस सराउंडिंग से, तो अब उनके पास कंपटीशन बचा ही नहीं। लैक ऑफ कंपटीशन फ्रॉम एनी अदर एनिमल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, चलिए अब देखिए, व्हाट वेल, डॉल्फिन एंड सील्स एंड सी काउज आर सम एग्जांपल। एक ऐसा मैमल जो टोटली पानी में रहता है, मतलब डॉल्फिन, वेल, सील और सी काउ। सी काउ इसको बोलते हैं हिप्पोकैम्पस। ये सब का सब मैमल है। इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स, एलिफेंट, डॉग एंड आर स्पेशल स्टोरीज ऑफ इवोल्यूशन। हायर क्लास में पढ़ोगे, बहुत हद तक हम आपको बता चुके हैं। ऑरिजिन ऑफ मैन, देखो ऑरिजिन ऑफ मैन का बात फिर तो हम पढ़ चुके हैं, ये वाला पूरा पार्ट। आप लोग ड्रायोपैथिकस पढ़ चुके हैं, आप लोग रामापैथिकस पढ़ चुके हैं, है ना। गोरिल्ला चिंपैंजी की तरह पढ़ चुके हैं। रामापैथिकस मोर लाइक मैन, ड्रायोपैथिकस वाज मोर लाइक एप पढ़ चुके। मैन का फॉसिल मिला इथियोपिया और तंजानिया में, इंपॉर्टेंट है। होमोनाइड फीचर्स लीडिंग टू बिलीव दैट अबाउट 3 to 4 million years ago man like primate walked in the eastern Africa. They were probably not taller than 4 feet but walked upright. 2 million years ago Australopithecus probably lived in East African grassland. Evidence show that they hunted with some weapon, stone weapon, but essentially ate fruit. Hunting तो करते थे लेकिन खाते क्या थे? Fruit। ये भी पढ़ चुके हैं हम लोग। तो हंटिंग क्यों करते थे? अपने प्रोटेक्शन के लिए। नेक्स्ट, दिस क्रिएचर वाज कॉल्ड द फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग और होमोनॉइड, और उसको बोले होमो हेबिलिस। ब्रेन कैपेसिटी 650 से 800 सीसी था। ये भी मीट नहीं खाता था, पढ़ चुके। उसके बाद जावा में फॉसिल मिला होमो इरेक्टस का 1.5 मिलियन ईयर्स अगो। होमो इरेक्टस का ब्रेन कितना? 900 से 900 सीसी का। होमो इरेक्टस मीट खाता था। फिर मिला नेंडरथल मैन जिसका ब्रेन साइज 1400 सीसी का था, सेंट्रल एशिया में मिला। और 1 लाख साल से 40,000 साल पहले का पुराना फॉसिल था। ये पहले थे जो अपने शरीर को छुपाते थे और डेड बॉडीज का क्रीमेशन करते थे। उसके बाद आया होमोसेपियन जो अफ्रीका में राइज हुआ और हर तरफ फैलने लगा। और आइस एज के आसपास ऑलमोस्ट 75,000 से 10,000 ईयर्स अगो मॉडर्न होमोसेपियन अराइज, जिसको भी हम लोग पढ़े। और इन्हीं के टाइम का है प्री हिस्टोरिक केव आर्ट, मतलब जो हिस्ट्री से भी पहले जो केव आर्ट मिला वो इनके टाइम का था। और इस तरह का प्री हिस्टोरिक केव आर्ट में से एक भीमबेटका रॉक मिलता है कहाँ पे? रेशियन डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी में अभी भी मिलता है। ये इंडिया में अभी भी है भीमबेटका रॉक शेल्टर, ये है इंडिया में अभी भी, बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस है। फिर एग्रीकल्चर कब आया? ऑलमोस्ट 10,000 ईयर्स अगो आया। और फिर हम लोग पढ़े उसके बाद ह्यूमन हिस्ट्री, ग्रोथ एंड डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन, मतलब उसके बाद बहुत सारा सिविलाइजेशन बना और खत्म हो गया, ये हम लोग अच्छे से जानते हैं। एक चीज और ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी हम आपको दिखाने वाले हैं, बट काम करते हैं इसको छोड़ते हैं, रेड पे आते हैं। देखो एडल्ट ह्यूमन बीइंग और बेबी चिंपैंजी का, एडल्ट चिंपैंजी का, देखो ये ह्यूमन चिंपैंजी है, ये बेबी चिंपैंजी है और ये एडल्ट चिंपैंजी है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों में बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है नहीं है? तो ये इंपॉर्टेंट इसीलिए पता चला कि अच्छा चिंपैंजी ही ह्यूमन में बाद में डेवलप हुआ है। देखो साफ साफ लिखा है, द स्कल ऑफ बेबी चिंपैंजी इज मोर लाइक एडल्ट ह्यूमन देन एडल्ट चिंपैंजी स्कल। समझ गए?